दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए। ये सब बताने के पीछे का कारण यह है कि आपके अंदर और सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाए, आपके अंदर इतना सारा जानकारी भर जाए कि कभी अगर किसी मोड़ पे जाकर के आप खड़े हो, किसी ने आपसे सवाल दाग दिया, आपसे किसी ने पूछ दिया, आप हिचकिचाए ना, आपको डर ना लगे सामने वाले से, आपको ये महसूस ना हो कि भाई कोई ऐसा सवाल ना कर दे कि मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और इस वीडियो के पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, H264 के विषय में मैंने कंप्लीट जानकारी दी थी कि आज के तारीख में जो वीडियो एक्सपोर्ट करके जितने भी मेरे एडिटर बंधु हैं जो अपने कस्टमर्स को देते हैं, ज़्यादातर H264 में ही लोग दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों की शिकायतें मिलती हैं, जो फोटोग्राफ़र हैं उनकी शिकायत रहती हैं अपने एडिटर से कि सर जो फॉर्मेट आपने निकाल करके दिया है H264, वो मेरे कस्टमर के टीवी में प्ले नहीं हो रहा है। कंप्यूटर या लैपटॉप में चल तो रहा है पर टीवी में नहीं प्ले हो रहा है। टीवी में प्ले करने के लिए आप मुझे MPEG फाइल बना करके दीजिए, और MPEG फाइल आसानी से लगभग ज़्यादातर टीवी में प्ले हो ही जाते हैं। अब वहाँ पे एक शिकायत और भी उनकी रहती है कि H264 के मुकाबले जो MPEG फाइल है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डल रहती है, यानी कि पिक्चर क्वालिटी उतनी शानदार नहीं होती है जितना कि H264 में है। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना करके आपको बताने वाले हैं कि MPEG में हम किस तरीके की सेटिंग को करके जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी। इस विषय में हम आज इस वीडियो में कंप्लीट पूरा बेहतर तरीके से सीखने और सिखाने का एक दूसरे को प्रयास करेंगे। देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधा अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि EDS में किस तरीके से आप उस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी सेटिंग क्या रहेगी और उस सेटिंग के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। GB बढ़ानी हो तो हम क्या चेंज करेंगे, और अगर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी बढ़ानी है तो हम क्या सेटिंग चेंज करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये वही फाइल है जो कि आप पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने उठाया था। इसे हम एक बार उठा करके फिर टाइमलाइन पे हम लगा करके आपको दिखा देते हैं। ये वही वीडियो फाइल है जो मैंने H264 पे पिछली वीडियो में एक्सपोर्ट करके मैंने आप लोगों को दिखाया था, और आज पुनः फिर हम इसी क्लिप के ऊपर बात करने वाले हैं। इसमें करना क्या है दोस्तों, सेटिंग में कि जैसे आप F11 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया F11 करने के बाद मेरे एक दो प्रीसेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रीसेट हैं H264 के AVC के, और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं MPEG पे, तो यहाँ पे हम MPEG के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। MPEG में आप देखेंगे EDS 10 पे कि आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, MPEG प्रोग्राम स्ट्रीम। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर आप EDS 7 या EDS 8 चला रहे हैं तो आपको वहाँ पे दो दिखाई देगा, प्रोग्राम स्ट्रीम ही आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है प्रोग्राम स्ट्रीम के अलावा एलिमेंट करके, MPEG एलिमेंट करके आता है, तो वो आपको एलिमेंट वाला सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है प्रोग्राम स्ट्रीम। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, या अगर आपको कहीं पे नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट, ये चेक मार्क लगा होना चाहिए। इस चेक मार्क के पीछे का कारण क्या है तो मैं आपको फिर यहाँ पे आज क्लियर कराता हुआ चलूँ कि अगर आपने 3 घंटे की एक वीडियो बनाई, प्रोग्राम पूरा कंप्लीट आपने एडिट किया शादी का, और आप चाहते हैं कि मैं 1-1 घंटे के 3 पार्ट निकालूँ या 1.5 घंटे के 2 पार्ट निकालूँ, आपने इन आउट भी लगा लिया और आपने एक्सपोर्ट लगा दी। अगर ये चेक मार्क जो मैंने अभी आपको बताया है एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट, इस पर अगर चेक मार्क नहीं लगा हुआ है तो बेशक आपने 1 घंटा सेलेक्ट किया है लेकिन ये निकालेगा पूरा कंप्लीट 3 घंटा, और अगर आपने चेक मार्क लगाया है तो जितना आपने सेलेक्ट किया है इन आउट लगा करके उतना ही फाइल ये एक्सपोर्ट करेगा। तो ये आपको एकदम ध्यान देना है, ये चेक मार्क लगा होना चाहिए। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे आपको दूसरा विंडो यहाँ पे खुला हुआ फिर से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा करंट सेटिंग, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे फिर आ जाती है आपको जो क्वालिटी है उसका स्पीड का, तो यहाँ पे क्वालिटी स्पीड में आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो नॉर्मल यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आप और बेहतर क्वालिटी चाहते हैं कि पिक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर चले, यानी कि H264 में जो हमारी क्वालिटी आती है पिक्चर की वो आए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फाइन, ठीक है। और चाहते हैं कि और बेहतर आए, यानी कि फाइन के बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सुपर फाइन, तो बेझिझक आप सुपर फाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सुपर फाइन पे फाइन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर आउटपुट मिलेगी सुपर फाइन पे, लेकिन यहाँ पे जो फाइल आपको एक्सपोर्ट करने में, जैसे कि ये मान लेते हैं कि 1 घंटे का रेंडर अगर आपका 10 मिनट लगता था, तो जब आप नॉर्मल से सुपर फाइन पे आ जाएंगे तो वो रेंडर टाइम आपकी बढ़ जाएगी और 1 घंटे का रेंडर तकरीबन 12 मिनट के आसपास आपका चला जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे सुपर फाइन सेलेक्ट करने पे टाइम थोड़ी सी बढ़ेगी। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एवरेज BPS, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका 15 मिलियन सेलेक्ट है, यानी कि 15 लाख सेलेक्ट है यहाँ पे। अब जैसे कि इसका एक सीधा फंडामेंटल है कि 1 घंटे का रेंडर अगर आप इस सेटिंग पे निकालते हैं तो तकरीबन 7 GB के आसपास का फाइल आपका तैयार होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 घंटे का रेंडर 15 M पे निकालते हैं, जो सेटिंग करंट में भी हम जो सेटिंग आपने करंट में भी देखा है, तो 1 घंटे का रेंडर आपका 7 मिनट का फाइल निकालेगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी GB बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये 15 की जगह आप 25 MB कर सकते हैं, 35 भी आप कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। तो ये 15 के ऊपर आप जितना जाएंगे, क्वालिटी नहीं, आपकी सिर्फ GB बढ़ेगी। क्वालिटी कहाँ से बढ़ती है? क्वालिटी बढ़ती है यहाँ से, ये जो आपका नॉर्मल है, दूसरा फाइन है, तीसरा सुपर फाइन है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा होगा हाई स्पीड, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने के लिए आपको आए हैं। तो यहाँ हाई स्पीड पे हम आपको बता दें कि अगर आपने हाई स्पीड सेलेक्ट कर दिया है तो पिक्चर की क्वालिटी गिर जाएगी, रेंडर आपका बहुत फास्ट होगा। एक्सपोर्ट तो आपकी जल्दी हो जाएगी जो वीडियो आपने लगाया है रेंडर पे, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी आपकी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। मतलब कि एकदम जैसे होता है ना SD के मुकाबले हो जाएगा वो, HD नहीं, S फॉर सूरज, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी आपकी बहुत ही डल हो जाएगी, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। तो आपको अगर बेहतर क्वालिटी चाहिए MPEG पे तो आप सुपर फाइन सेलेक्ट करें, और अगर आपको GB बढ़ानी है तो यहाँ पे आप 15 M की जगह 25 M या 35 M सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे GB बढ़ाना कौन चाहता है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि सर बहुत ही कम GB में फ़ाइल निकल जाए। बिल्कुल हम भी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि कॉपी करने में जो पेन ड्राइव में जब आप डेटा कॉपी कर रहे होते हैं कस्टमर का 25 GB 27 GB, तो वहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है, ज़्यादा जल्दी डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे कुछ कस्टमर आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो कहते हैं कि सर मैं अपने कस्टमर को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चार्ज करता हूँ और मैं 64 GB का पेन ड्राइव देता हूँ। बेशक मेरी जो प्रोग्राम है वो 3 घंटे की है, लेकिन आप उसको इस तरीके से एक्सपोर्ट करिए, यानी कि रेंडर करिए कि वो 64 GB का पेन ड्राइव फुल हो जाए। लगभग मान के चलिए कि 52 GB 55 GB के आसपास फाइल आ जाए। तो 55 GB फाइल लेके जाने के लिए यहाँ पे जो आपको एवरेज है ये 15 मिलियन से ऊपर लेकर के जाना होगा। यही इसका एक बेनिफिट है, और इसी के लिए इसको जो एडिटर हैं वो यूज़ करते हैं, यानी कि GB बढ़ाने के लिए, ताकि 64 GB की प्रोग्राम फुल हो जाए। अब आप ये कहेंगे कि सर इसका एवरेज हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि मैंने एक बार एक्सपोर्ट कर दी, फिर हमने पेन ड्राइव में डाला, और आप भी जानते हैं कि अगर 1 MB भी अधिक हो गई पेन ड्राइव की साइज़ से, वीडियो की साइज़, तो वो उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसका दूसरा रास्ता क्या है, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे, या किस तरीके से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि डाटा को कॉपी करने से पहले हमको पता लग जाए कि वो डाटा कितने GB में निकलेगा। अगर ये कन्फ्यूज़न रहती है, देखिए जो मंजे हुए कलाकार हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन्हीं के लिए है जो नए बंदे हैं या फिर अपने काम को सीरियस लेकर के नहीं करते हैं, उनको ही ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करिए मेरे वीडियो के नीचे, और मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है, तो मैं कंप्लीट इसका वीडियो बना करके इसकी गणित समझा दूंगा कि आप 1 घंटे की फ़ाइल कितने मिलियन पे आप सेलेक्ट करके निकालेंगे।
तो वो कितने जीबी की फाइल बनेगी। एक्यूरेट जानकारी मैं आपको निकाल करके दे दूंगा और इसका फंडामेंटल भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप जान पाएंगे कि हम 2 घंटे का फाइल अगर हम निकालते हैं तो 32 जीबी कितने में फुल होगा, अगर 3 घंटे का निकालते हैं तो 32 जीबी कितने में फुल होगा, अगर हम 4 घंटे का एक्सपोर्ट करते हैं तो 32 जीबी कितने में फुल होगा, और अगर हमारा जो कंप्लीट शादी है 2.25 घंटे का है तो हमारा 32 जीबी का पेन ड्राइव कितने में फुल होगा। क्योंकि फुल पेन ड्राइव, भरी हुई पेन ड्राइव जब कस्टमर देखते हैं तो उनको बड़ा तसल्ली मिलता है, बड़ा आनंद आता है उनको भी और उनके कस्टमर को भी। तो ये भी प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 20 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने बड़े उतार चढ़ाव और बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने इस लाइन में फेस किए हैं और सबका कुछ ना कुछ मैंने सॉल्यूशन निकाल रखा हुआ है। तो ये अगर प्रॉब्लम है आपकी तो बताइएगा, मैं इसका कंप्लीट गणित बता दूंगा कि आप कैसे जान पाएंगे कि कितने मिलियन पे हम एक्सपोर्ट करेंगे 1 घंटे का तो कितने जीबी का फाइल बनेगा। तो मैं इसका एक कंप्लीट गणित बना करके, एक वीडियो बना करके आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोगों की मदद कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि CBR और VBR। तो अगर आप VBR पे निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप CBR पे निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा होता है लगातार कि ये CBR क्या है, VBR क्या है, सर आज तक किसी ने बताया नहीं, इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, आखिर कंपनी ने VBR क्यों दिया है, आखिर VBR के पीछे का रीज़न क्या है, बिना कारण तो कंपनी देगी नहीं। और मैंने 1-2 वीडियो देखे भी हैं लोगों के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, वो लोग या तो समझा नहीं पाए या फिर उनके समझाए हुए जो चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में बैठी नहीं, तो मैं उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया कि CBR और VBR में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, जो ये चेक मार्क लगा हुआ है वीडियो सेटिंग का, तो इस पर कभी भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्लस ये तो टोटल सेटिंग आप वीडियो का देख लिए, ये वीडियो का है, और इधर ऑडियो का है, तो ऑडियो में भी आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऑडियो की क्वालिटी अगर आप छेड़ देते हैं तो कई बार जिस डिवाइस पे आप उसको प्ले कर रहे हैं टीवी पे, तो टीवी का भी एक परफेक्ट हिसाब होता है कि कितने किलोबाइट का ऑडियो वो प्ले कर पाएगा। अगर उसको मिलती है तो उससे ऊपर या नीचे का ऑडियो मिलता है तो वो प्ले नहीं कर पाता है। क्योंकि वीडियो और ऑडियो का कॉम्बिनेशन, ये इसके ऊपर अगर हम बात करने लग जाएं तो कई सारे एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तब जा कर के समझ में आएगा कि इसका पूरा कंप्लीट फंडामेंटल क्या है। और वैसे क्योंकि ये इसके ऊपर एक मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत बेहतर तरीके से इसको 2-3 पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, और आप यकीन मानिए इसकी पूरी जानकारी जिस दिन आपको मिलेगी ना, आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे कि सर इतनी जानकारी और इतने सारे इसमें कन्फ्यूज़न हमने तो कभी जाना ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी के थ्रू कभी जानकारी मिली भी नहीं, और आप पहले ऐसे शख्स हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं। तो मैं कंप्लीट एक वीडियो के फॉर्मेट के ऊपर जानकारी दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने सुना होगा कि NTSC और पाल, इंडिया में पाल पे वीडियो शूट होती है और NTSC फॉरेन कंट्री में चलती है, उसके भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं। यानी कि वहाँ के जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो तय करते हैं कि आपके कंट्री में जो वीडियो फॉर्मेट होगी, वो वीडियो फॉर्मेट यानी कि वीडियो का जो जैसे होता है ना एक पाल और NTSC, तो वहाँ की गवर्नमेंट तय करती है कि NTSC पे यहाँ पे वीडियो आप बना करके निकालेंगे, कैमरा या जो कंपनी बना करके निकालेगी वो NTSC होगी या फिर पाल। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरे बात पे गौर करिएगा। ये बहुत, देखिए ये सब बताने के पीछे का कारण जानते हैं क्या है? ये सब बताने के पीछे का कारण ये है कि आपके अंदर और सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाए, आपके अंदर इतना सारा जानकारी भर जाए कि कभी अगर किसी मोड़ पे जाकर के आप खड़े हो, किसी ने आपसे सवाल दाग दिया, आपसे किसी ने पूछ दिया, आप हिचकिचाए ना, आपको डर ना लगे सामने वाले से, आपको ये महसूस ना हो कि भाई कोई ऐसा सवाल ना कर दे कि मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए देता हूँ। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो तय करती है कि आप इंडिया में जो कैमरा बनाएंगे वो पाल पे बनाएंगे या फिर NTSC। अब आप में से बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जिनके पास गांव देहात में या शहर में जिनके पास विदेशी कैमरा होगा, बाहर किसी दोस्त ने गया होगा कमाने के लिए, तो वहाँ पे वो वीडियो कैमरा वहाँ से लेकर के आए होंगे, या फिर स्टिल कैमरा लेकर के आएंगे वीडियो में, ठीक, या मोबाइल। तो आपने देखा होगा, मोबाइल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, फिर हम आपको फिर वापस कैमरे पे लेकर के आ रहे हैं। कैमरे पे आप देखेंगे नीचे लिखा रहेगा पाल, तो पाल इंडिया में बाहर का जो आता है, तो आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ रहता है NTSC। वहाँ की गवर्नमेंट ये तय करती है कि आप NTSC पे ही कैमरा बना करके निकालेंगे, और वहाँ की जितनी भी टीवी होती है वो सारा NTSC फाइल को प्ले करता है। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट में वीडियो बना करके NTSC प्लस पाल
और वहाँ के जो फ्रीक्वेंसी होती है वीडियो प्ले करने का, वीडियो फाइल प्ले करने का, इसके ऊपर भी हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे हम संक्षिप्त में आपको बता दें तो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे कि अगर आपके पास VHS की कैसेट है, VHS, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये कौन सी बीमारी का नाम आपने बता दिया VHS, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है। VHS मतलब VCR वाली कैसेट, जो बड़ी वाली कैसेट आती थी ना पहले, VCR, VCP, VCR चलती थी, उसकी कैसेट आती थी। अगर विदेश की कैसेट आ गई NTSC वाली और विदेश की फ्रीक्वेंसी पे अगर उस पर कोई फिल्म रिकॉर्ड है, बड़े गौर से समझिएगा, आपके इंडिया के VCR में वो अगर आप लगा देते हैं तो किसी भी तरीके से अगर आपने हो सके कि ऑडियो आ भी गई ना, वीडियो नहीं दिखेगा आपको। वीडियो किस तरीके से चलेगा, पूरा झिलमिलाहट आएगी, आपको लगेगा कि जैसे हेड गंदा है, लेकिन वो हेड नहीं गंदा रहता है। वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग होती है वीडियो फाइल की, और आप जिस VCR में चला रहे हैं उस VCR की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यानी कि जो वहाँ की रिकॉर्डिंग है उसके मेगाहर्ट्ज और किलोहर्ट्ज जिस पे वो रिकॉर्ड किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी को ये VCR पढ़ने में असमर्थ है, यानी कि आउट ऑफ रेंज है इसके लिए। इसीलिए उस वीडियो फाइल को ये प्ले तो कर देता है, मतलब पढ़ नहीं पाता है, वीडियो आपको डिस्प्ले पे शो नहीं करेगी। ऑडियो मैच कर गया तो ऑडियो आ जाएगा लेकिन वीडियो नहीं आएगा। ऐसा मैंने देखा है, तब मैं बता रहा हूँ, ऐसे हवाई वाली बात मैं नहीं करता, मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को फेस किया है। और मैं क्योंकि काफ़ी रिसर्च करते रहता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी निकाली थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये एक गोल सा ढक्कन दिखा रहा हूँ जो कि मेरे कैमरे का है, और इस ढक्कन को आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक CD कैसेट है, यानी कि DVD कैसेट है। आपको क्या लगता है कि DVD कैसेट के ऊपर क्या क्या डाटा रिकॉर्ड होती है? एक अनुमान, आप कहेंगे सर फिल्म रिकॉर्ड होती है। मैं बताता हूँ उस कैसेट पे क्या क्या किस किस तरीके का रिकॉर्डिंग रहता है, पूरा समझ लीजिए। मैंने इसके विषय में पढ़ रखा हुआ है और मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखे हुए हैं। सबसे पहले वीडियो जो कंपनी आपको रिकॉर्ड करके दे रही है, वीडियो जो रहता है वो तो रहता ही रहता है, उसके साथ वीडियो की फ्रीक्वेंसी प्लस ऑडियो, और ऑडियो का जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया का वो इस पर रिकॉर्ड रहता है, प्लस इस पे डेट और टाइम जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, डेट और टाइम वो भी इस पे रिकॉर्ड रहता है, बेशक आपको डिस्प्ले पे ना दिखाई दे। साथ ही साथ पूरा टाइम कोड, यानी कि जैसे आप 2.5 घंटे की कैसेट प्ले कर रहे हैं तो 01 से जब वो टाइम स्टार्ट होगी तो 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट तक का पूरा ऑडियो का टाइम पूरे कैसेट पे रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑडियो में इसमें कई सारी रिकॉर्डिंग रहती है ऑडियो के ऊपर, जैसे कि ऑडियो लेफ्ट और ऑडियो राइट, 2 चैनल होते हैं ना। एक हेडफोन लगा के आप सुनेंगे तो आपको दोनों में अलग अलग साउंड सुनाई देता है, तो लेफ्ट प्लस राइट ये 2 रिकॉर्डिंग इस पर रहती है ऑडियो की, और उसके साथ साथ एक और रिकॉर्डिंग चलती है साथ ही साथ मोनो रिकॉर्डिंग। वो जो लेफ्ट राइट आप सुन रहे हैं वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग होती है, और उसके साथ एक और रिकॉर्डिंग चल रही होती है पैरेलल में, मोनो रिकॉर्डिंग, ताकि आप जब चाहें तो उसको आप रिमोट से मोनो में सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब चाहें तब आप उसको लेफ़्ट राइट भी सुन सकते हैं, और जब आप चाहें तो रिमोट से आप लेफ़्ट राइट दोनों ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा हो, जो टेक्निकल लोग हैं वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे इस पर टाइम कोड प्लस आपका वीडियो का डाटा प्लस ऑडियो का डाटा प्लस आपका जो टाइमिंग है वो इस पर पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग रहता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर फिर बेवकूफ़ बनाना आप चालू कर दिए। नहीं भाई साहब, मैं फिर यहाँ पे साबित कर देता हूँ। देखिए, DVD प्लेयर या CD प्लेयर में एक ऑप्शन आता था, आपने देखा होगा कि लाइट कट जाती थी। मैं आज से आपको लगभग 5-6 साल 7 साल 8 साल पीछे लेकर के चल रहा हूँ। आपने देखा होगा लाइट कट जाती थी तो उसमें एक बटन आता था रिज्यूम। जब कंपनियों ने बाद में DVD प्लेयर या CD प्लेयर बनाना चालू किया, जो सबसे पहले इंपोर्ट हुई थी इंडिया में, तो इंडिया में तो पहले बनती नहीं थी, वो बाहर से इंपोर्ट करके लोग बेचते थे, बगैर लाइसेंस के बेचते थे, उसका कोई कागज़ पत्र तो होता नहीं था, तो वो लोग बाईपास करके बेचते थे। तो उस समय नहीं, जब ये डेवलप हो गई मार्केट, तो क्योंकि हमेशा मार्केट अपडेट होते रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ कंपनी खोज रही होती है, इंजीनियर्स हमेशा लगे रहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक ऑप्शन निकाला कि जैसे VCR में क्या था कि आप फॉरवर्ड करके वहाँ तक चले जाते थे, लेकिन CD प्लेयर में ऐसा व्यवस्था नहीं था। CD में फॉरवर्ड करने में बहुत टाइम लगता था, वो बहुत स्लो होता था। तो पहले 1x फॉरवर्ड आया, फिर जब कुछ कंपनियों ने उसमें अपग्रेड करी तो 2x फॉरवर्ड आया, 2x 3x 4x तक फॉरवर्ड आ गया था। आप में से बहुत सारे लोग जिनके पास DVD प्लेयर या CD प्लेयर होगी वो मेरी बात में कितनी सच्चाई है या बेहतर तरीके से जानते होंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप मिसगाइड भी करते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बात में आपको सच्चाई दिखी या आपको लगता है कि नहीं मैं सही बता रहा हूँ, या अगर आपने उस चीज़ को महसूस किया है, तो भी आप कमेंट करके बताइए कि नहीं सर मैंने उस चीज़ को समझा हुआ है और बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं।
सबसे पहले जब ऑप्शन अपग्रेड हुई तो जो फॉरवर्ड का सिस्टम है वो 1x से हटा करके 2x 3x 4x तक आ गया था, ताकि आप जल्दी आप फॉरवर्ड करके और उस सीन पे पहुंच सके जहां तक आपका वो लाइट कटने पे, जहां तक आपने या आपके घर के परिवार के लोग जो आप चाहे शादी की कैसेट हो या फिल्म हो देख रहे हैं तो वहां तक फटाफट पहुंच जाएं। लेकिन उसके बाद जब फिर से अपग्रेड हुई, कुछ और नए चिपसेट वगैरह बने, मार्केट और अपडेट हुई, तो कुछ कंपनी लेकर के आई रिज्यूम सिस्टम। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा नया भूत आप बता रहे हैं। रिज्यूम सिस्टम क्या था कि अगर आपकी जहाँ से लाइट कट गई, ठीक है, लाइट कट गई, लाइट आई, आपने फिर से लाइट दी, आपके टीवी में या आपके सीडी प्लेयर में लाइट आ गई, तो उसमें भी दो चीज़ आए थे। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये सीडी का आपका रिमोट है, उसमें एक बटन आती थी रिज्यूम बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के साथ ही जहाँ तक वो जा करके आपका लाइट कटा था ऑटोमेटिक तुरंत जा करके वहाँ से प्ले हो जाता था। सही है। अब आप ये बताइए, अगर डेट और टाइम आपके सीडी कैसेट पे रिकॉर्ड नहीं होती है तो सीडी जान कैसे जाता है कि 1 घंटा 45 मिनट 6 नैनो सेकेंड पे लाइट कटी थी? जवाब है आपके पास? नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा डेटा उसमें रिज्यूम सिस्टम के लिए एक आईसी लगती थी, छोटी सी 8 पिन की, 4 पिन इधर 4 पिन इधर रहती थी, और जैसे ही लाइट कटती थी तो उसमें लाइट कटने के साथ डेटा नहीं सेव होता था ना। ऐसा नहीं कि लाइट कट गई तो डेटा, अरे भैया लाइट ही कट गई तो डेटा कहाँ से सेव होगा मेरे भाई। करंट जैसे चलते जा रहा है ना, वो डेटा तुरंत वो रिस्टोर अपने अंदर सेव करते जाता था, टाइम सेव करते जाएगा, उधर प्ले हो रही है, उधर से डाटा सेव होते रहता था। और जहाँ से लाइट कटी, क्योंकि डेटा ऑलरेडी सेव हो रहा है और उसके अंदर एक मेमोरी होती थी, तो जैसे ही लाइट आई, आपने करंट दिया, टीवी और आपकी डीवीडी चालू हुई, आपने रिज्यूम बटन प्रेस किया, और क्योंकि वो टाइम वहाँ पर सेट रहता था उस मेमोरी कार्ड के अंदर, यानी कि उस मेमोरी के अंदर 8 पिन की, तुरंत जा करके वहाँ पे और उसी सीन से आपका चालू हो जाता था। सही है। अब यहाँ पे ये साबित हो गया ना कि उसमें ऑडियो वीडियो प्लस डेट और टाइम, ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग रहता है। इसके साथ साथ भी उसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग रहते हैं, अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। उसमें कई सारे सिग्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं और रिकॉर्डेड रहते हैं। अगर आपको इसके विषय में विस्तार से पढ़ना है या विस्तार से इस टेक्निकल दुनिया को जानना है, आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी वीडियोस बोरिंग लगती हो, सर ये क्या बताने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनकर के, अरे नई जानकारी, सोचा भी नहीं था, हम तो ये जानते थे सर सिर्फ वीडियो और ऑडियो रहती है। जी नहीं, उसके साथ बहुत सारे डेटा, बहुत सारे प्रोग्राम उसके ऊपर स्टोर रहते हैं। मार्केट अपडेट होने के बाद फिर कुछ ऐसा डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर भी मार्केट में आ गया कि लाइट अगर कट गई कोई दिक्कत नहीं, लाइट आई, जैसे ही लाइट आप चालू करेंगे ऑटोमेटिक वहीं से जाकर के प्ले होगा, आपको रिज्यूम दबाना भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको वहाँ से देखना है तो फिर आप वहाँ पर जा करके और लगा करके देख लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और जानकारी दे दूँ कि उसके अंदर क्या क्या डेटा सेव रहता था। ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपके नॉलेज बढ़े। जैसे कि उसमें एक आता था PBC, आप रिमोट पे देखेंगे लिखा रहता था PBC क्या था? प्लेबैक कंट्रोल। जैसे कि अगर आप, जैसे मान लीजिए एक फिल्म देख रहे हैं, कोई भी फिल्म मान के चलिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की हम बात कर लेते हैं, वो फिल्म अगर आप देख रहे हैं तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में 7 गाने हैं। PBC अगर आप बटन दबाते हैं प्लेबैक कंट्रोल, तो पूरी डायलॉग छोड़ करके, यानी कि मार धाड़ एक्शन की जितने भी चीज़ें उसको छोड़ करके सिर्फ गाने वो प्ले करके आपको दिखाता था। और ऐसा भी आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो उस ज़माने में जिए हैं, तो ये भी डेटा उसमें सेव रहता था। PBC का प्लेबैक कंट्रोल, सिर्फ गाना ही प्ले करके दिखाएगा, डायलॉग सारा हटाएगा। सही है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो बताइएगा ज़रूर। उसके बाद फिर उसमें और डेटा आता है, जैसे कि एक मीनू का ऑप्शन आता है। मीनू, जैसे अब कहेंगे सर ये कौन सा भूत है, DVD प्लेयर में आता है। जैसे 4 फिल्में हैं तो आप मीनू बटन दबाएंगे, 4 फिल्म सामने आ गई, आप जिस पे जाना चाहें उस पे रिमोट के स्क्रॉल बटन से सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, उसको प्ले करेंगे तो वही फिल्म प्ले होगी। उस पूरी DVD में 6 अगर पिक्चर है तो एक पिक्चर जिसको आपको देखना है वही प्ले होगी। मतलब DVD प्लेयर को ये पता लग जाएगा कि ये फिल्म कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, उस पूरे चक्के में कहाँ पे रिकॉर्ड है। तो कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ ऑडियो वीडियो ही नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस जो DVD प्लेयर के जो चक्के होते हैं या CD प्लेयर का चक्का होता था, उस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रहते थे। अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा कुछ रिकॉर्ड है, तो हम तो आज तक जानते ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। देखिए, आप जितना ही ज़्यादा ज्ञान अपने अंदर भरेंगे, इकट्ठा करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। मतलब इससे है ही नहीं है। हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका रोजी रोटी चल गया, आपका दुकान चल गया, इससे मतलब मत रखिए, सीखने से मतलब रखिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे बहुत बड़ा आदमी, आपसे बहुत पहुंचा हुआ आदमी आपको अपने सामने मिल जाए, आपसे कोई सवाल दाग दे, आप जानेंगे नहीं,
तो जवाब क्या देंगे? जैसे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप में से कितने सारे लोग इस जवाब को जानते हैं मुझे बताइए। जैसे मैं अगर आपसे पूछ दूँ कि नट कितने प्रकार के होते हैं, अब आप कहेंगे सर ये कौन सा सवाल हुआ, नट के कितने प्रकार है, कोई उसका लिमिट है? तमाम सारे प्रकार के नट होते हैं, मतलब सैकड़ों प्रकार के नट होते हैं? जी नहीं, नट सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। टाइप, जिसको टाइप कहा जाता है, प्रकार, सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सर जल्दी बताइए 2 प्रकार के नट कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ रखा है तब बता रहा हूँ, हवाबाजी वाली बात नहीं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अगर मेरी बात मिथ्या साबित हो जाए डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल लगा लीजिएगा और कहिएगा सर आप गलत गाइड करते हैं बच्चों को, या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, पूरी आज़ादी है। 2 तरीके के नट होते हैं, एक होता है गैस चूड़ी और दूसरा होता है सॉकेट चूड़ी। अब आप कहेंगे ये कौन सा नया बीमारी सर, गैस चूड़ी और सॉकेट चूड़ी, ये क्या बीमारी है? मैं आपको बता देता हूँ। जिस पेच में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नज़दीक होती हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर में लगता है, एक तरीके का ये मान के चलिए कि जो कंप्यूटर पे लगता है उसमें आप देखेंगे उसमें चूड़ियाँ बहुत बारीक कटी हुई होती हैं, तो वो जो है वो गैस चूड़ी है, यानी कि उसकी चूड़ी बहुत नज़दीक रहेगी। और एक होता है जो लकड़ी पे कसी जाती है, उसकी चूड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसको आप 4 से 5 बार घुमाएंगे वो लकड़ी के अंदर घुस जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर का पेच है उसको कम से कम 15 राउंड आप घुमाएंगे तब जाके वो टाइट होगा। यानी कि जो लोहे पे चढ़ने वाला है, समझिएगा, जो लोहे पे चढ़ने वाला है, जो लोहे का पेच कसा जाएगा वो गैस चूड़ी होती है। कौन चूड़ी? गैस चूड़ी। और जो लकड़ियों पे कसा जाएगा वो सॉकेट चूड़ी होती है। बस नट के 2 ही प्रकार होते हैं। साइज़ बहुत हो सकते हैं, 50 मॉडल हो सकते हैं, 50 तरीके का हो सकता है, लेकिन जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी 2 ही टाइप की होती है भाई साहब, गैस चूड़ी और सॉकेट चूड़ी। अब बात रह गई ऊपर से जो आप होल्डर लगाते हैं या स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं, उसके टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। एल्की हो सकते हैं, ठीक है, या 4 मुंह वाला हो सकता है जिसको प्लस पेचकस बोला जाता है, या माइनस वाला भी हो सकता है, या इसके और भी टाइप आते हैं जिसमें 5 मतलब स्टार टाइप का बना होता है, 5 खाना का बना होता है। आप देखेंगे फिलिप्स वगैरह का सेट आप खोलेंगे, फिलिप्स कंपनी का, तो उसमें 5 तरीके का मतलब 5 घाट बना होता है। एल्की भी उसमें नहीं लगती, उसका एक अलग ही उसका सेट आता है, उसका अलग ही एल्की आता है। वो फिलिप्स का सेट है तो फिलिप्स के सर्विस सेंटर में ही खुलेगा, उनका एक अलग की होता है, वो एल्की की तरह आता है लेकिन उसका अलग की होता है, वो नॉर्मल की से नहीं खुलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है ना कि देखिए इससे कुछ लेना देना नहीं है इस काम का, लेकिन जानकारी, आदमी कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एक से एक सुपरस्टार पड़े हैं भाई साहब दुनिया में। अब जैसे मेरे पास फ़ोन करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग मेरे से कम बुद्धि वाले हैं जो मेरे पास फ़ोन करते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मेरे से बहुत बुद्धिजीवी लोग पड़े हैं भाई साहब, जो मेरे से सवाल कर देते हैं या पूछते हैं। तो मेरे पास कम से कम कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे खुद ही नहीं पता रहेगा, क्या मेरे को खुद ही नहीं पता है तो मैं आपको क्या बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं खुद अपने आप को अपडेट करता रहूं, अपने आप को सिखाता रहूं, ठीक है। और इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, या किसी अच्छे जो यूट्यूबर हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी चैनल हो, इंग्लिश चैनल हो। और इसके लिए भैया लगता है टाइम, आपको टाइम निकालना पड़ेगा सीखने के लिए, अपने ऊपर टाइम खर्च करना पड़ेगा, अपने ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने टाइम को बचा करके, जो आपका मिक्सिंग का टाइम है, अपना घर का टाइम है, बीवी बच्चे को देने का जो टाइम है, समाज को जो देने का टाइम है, उस टाइम को वहाँ खर्च करने के अलावा कुछ समय आपको बचाना पड़ेगा, जो कि आपको अपने स्किल को बढ़ाने में, सीखने में आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना भी मैंने सीखा है, ऐसा नहीं कि मुझे कहीं से सपना आता है और मैं आप लोगों को बताता हूँ, नहीं, मैं भी सीखता हूँ, रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, रोज़ गूगल पे पढ़ता हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं से सीखता ही हूँ। और सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुँच गया, और आज भगवान की कृपा से थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं आप लोगों से शेयर भी करता हूँ। आप में से बहुत सारे मेरे बंधु होंगे जो मेरे से उम्र में बड़े होंगे, बड़े भाई की तरह। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे बच्चों के उम्र के हैं और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि मैं आप लोगों को अपना कीमती समय निकाल करके आकर के यूट्यूब पे कुछ बताऊं और कुछ सिखाऊं, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकें। और कैमरे के विषय में बेहतर जानकारी, और अगर आपको चाहिए पाल और NTSC के विषय में, फ्रेम के ऊपर 25 फ्रेम, 50 फ्रेम वगैरह वगैरह बहुत सारे फ्रेम EDS में आप देखते होंगे, उन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों आखिर कंपनी देती है, अगर देती है तो उसका यूज़ क्यों नहीं हम कर पाते हैं, अगर उसका यूज़ है तो वो कौन लोग हैं जो उसका यूज़ कर पाते हैं, ये भी अगर आपको जानना है डीप से, उससे देखिए आपको कोई मतलब नहीं होने वाला है। लेकिन अगर सीखना चाहते हैं आप बताइएगा, मैं कंप्लीट एक वीडियो बना करके उसके ऊपर बताऊँगा। और क्योंकि अभी वीडियो फॉर्मेट के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और डीप नॉलेज आप लोगों को अवेलेबल कराऊं, उपलब्ध कराऊं, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना करके कुछ और डीपली जानकारी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। प्लस CVR और VVR जो कि मैंने अभी पीछे छोड़ा है,
उसको भी मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि CBR प्लस VBR ये दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल जाते जाते मैं एक बार फिर वापस यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और एक्सपोर्ट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा F11 प्रेस करने के बाद मैं चला आऊँगा अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में MPEG सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप EDS का दूसरा कोई वर्जन चलाते हैं तो वो उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। सेलेक्ट यही करना है MPEG प्रोग्राम स्ट्रीम, क्योंकि मैं चलाता हूँ EDS 10 ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन। तो यहाँ पे आपको ये एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये चेक मार्क लगा होना चाहिए। और यहाँ पे एक और देख पा रहे होंगे ये इनेबल कन्वर्जन, तो इस पर आपका चेक मार्क अगर है तो आप हटा दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले टाइम कोड। तो अगर आप डिस्प्ले टाइम कोड लगा देंगे तो आप जो फाइल एक्सपोर्ट करेंगे उसमें आपको ऊपर डेट और टाइम शो करने लग जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा, कई बार लोग इस चेक मार्क को लगा देते हैं बगैर समझे बूझे, तो ये नहीं लगाना है। प्लस यहाँ पे आपको ये सेटिंग सेम ऐसी रहेगी, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पे कुछ भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे करना है आपको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको आ जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद ये फाइल का नाम हम दे देंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सुपर फाइन, और यहाँ पे हम ये 15 लाख का जो हमारा सेटिंग है बस सेम यही रखेंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेव बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पे इसका रेंडर चालू हो जाएगा। क्योंकि ये EDS 10 है लाइसेंस वर्जन, तो यहाँ पे ये जॉब मॉनिटर में ही हमको एक्सपोर्टिंग यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम मिनिमाइज़ करके चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये वो हमारा फाइल है जो हमने अभी रेंडर किया हुआ है। चलिए इसे हम प्ले करके एक बार देख लेते हैं कि पिक्चर क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पे हम प्लेयर चेंज कर लेंगे और प्लेयर को चेंज करके इसे हम डबल क्लिक की मदद से प्ले करके देख लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर क्वालिटी आपको बिल्कुल H264 के तरह ही दिखाई देगी, इसमें कहीं से कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत है तो देर ना करते हुए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और आप में से बहुत सारे लोग शेयर करते भी हैं। बाद बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है EDS पे काम करते हुए, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मैं कंप्लीट बहुत ही शानदार तरीके से उसके ऊपर पूरी डीप में आपको जानकारी वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि भविष्य में आपको उसके ऊपर कभी भी किसी भी दूसरे वीडियो को देखने का लोड ना पड़े दिमाग पे, और कभी भी उस चीज़ के विषय में फिर आपको कभी कोई परेशानी फेस ना करना पड़े। जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो एडिटिंग का काम अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास वीडियो एडिटिंग के लिए PC बना करके पूरे भारत में पार्सल से भेजा जाता है। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और घर बैठे आप वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाद बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप आ जाइए। आ करके अपने सामने PC बनवा करके ट्रेनिंग लेकर के भी यहाँ से आप जा सकते हैं। बाद बाकी अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कंप्यूटर है और अगर आप चाहते हैं कि 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आप खरीद करके उस पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे आप डेटा मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ उसके आपको ट्रेनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसको देख करके आप बहुत ही कम समय में अपने आप को एक बेहतर वीडियो एडिटर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं। इसके बाद भी अगर कुछ जानना या पूछना है वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।